हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाती हैं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करते। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं सर? तो एक एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी की शुरुआत करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 12 एटम्स, इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन लेक्चर और इस इंट्रोडक्शन लेक्चर के साथ साथ मैंने आपको थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम की भी स्टडी करवा दी जाएगी। ठीक है, तो बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको इसके बेसिक आइडिया के ऊपर। ठीक है, बेसिक आइडिया में भाई एक बात समझ जाओ, इस चैप्टर में भी ना काफी थोड़ी, मतलब ऐसा मान लो कि मॉडरेट अमाउंट की थ्योरी आपको मिलने वाली है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा थ्योरी है, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, डेरिवेशंस भी होते हैं और थ्योरी भी होगी। तो एक अच्छा परफेक्ट ब्लेंड मान सकते हैं अपन इस चैप्टर को। ठीक है, किसका ब्लेंड सर? थ्योरी का, न्यूमेरिकल्स का और डेरिवेशंस का। ठीक है, तो द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर दैट शेप्स द वर्ल्ड अराउंड अस हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी सिंस लॉन्ग। ठीक है, जो मैटर का स्ट्रक्चर है, जिसने पूरी दुनिया को बना करके रखा है, ठीक है, तो उसके बारे में सोचा जा रहा था बहुत पहले से कि भाई क्या है क्या है क्या है, किसने बनाया है या कैसे बना है, व्हाट इज द एलिमेंट्री पार्टिकल, व्हाट इज द एलिमेंट्री पार्टिकल। तो इसके बारे में काफी पहले से सोचा जा रहा था, जिसमें जो पहला कंट्रीब्यूशन आता है ना वो आता है डाल्टन का। द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन इन दिस रिगार्ड केम फ्रॉम डाल्टन। तो डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन पोस्टुलेटेड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो ये जो पहला वर्ड कॉइन किया था एटम्स, वो डाल्टन ने किया था। तो डाल्टन पोस्टुलेटेड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स विच आर इनडिविजिबल। तो डाल्टन ने बस ये कह दिया था कि देखो, ये वाली बात तो बिल्कुल सही थी कि एटम्स जो एटम से जो है ना पूरा दुनिया बना हुआ है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सटीक थी। बस उन्होंने ये कहा था कि एटम जो वो होते हैं इनडिविजिबल, मतलब वो डिवाइड नहीं हो सकते, ऐसा डाल्टन को लगता था। नाउ ये जो वर्ड है ना एटम, जरा इसके बारे में पढ़ लो। द वर्ड एटम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमॉस, जिसका मतलब होता है कि जो कट नहीं होता। ठीक है, तो ये जो वर्ड एटम है ना, ये दरअसल आ रहा है ग्रीक वर्ड से एटोमॉस, जिसका मतलब ये होता है जो नॉट कट, जो कभी कट नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस हिसाब से एटम्स नाम रखा गया था एलिमेंट्री पार्टिकल को। ठीक है, किसने दिया था सर? डाल्टन ने दिया था। उसके बाद फिर यहां पे आते हैं जे थॉमसन। तो जे थॉमसन प्रपोज द स्ट्रक्चर फॉर द एटम। भाई अगर ये वाली चीज आपके दिमाग में डाल दी गई है कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब जो सारे जो मैटर है अपने पास में, उसका जो एलिमेंट्री पार्टिकल है वो एटम होने वाला है, तो अब एटम की स्टडी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही बात है, सही बात है। तो अगर एटम की स्टडी करोगे तो देयर हैज टू बी सम फिजिकल स्ट्रक्चर ना। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज आई थी, उसमें सबसे पहले जिसका नाम लिया जाता है ना वो होता है जे थॉमसन्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जे थॉमसन, सबसे पहले जे थॉमसन आए थे, तो ही प्रपोज्ड अ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेकिन हर प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए क्या ये जरूरी है? नहीं सर, हर प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए ये जरूरी नहीं होता है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि जे थॉमसन प्रपोज्ड द स्ट्रक्चर फॉर द एटम। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को ना लेटर ऑन मॉडिफाई किसने किया था? ठीक है, तो दिस स्ट्रक्चर वाज लेटर ऑन मॉडिफाइड बाय रदरफोर्ड। ठीक है, एंड उनके बाद भी रदरफोर्ड का मॉडल जो है ना भाई, वो पूरा एक्सपेरिमेंटल मॉडल है, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जहां पर होती है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो इस पर तो अपने को डेडिकेटेड लेक्चर ही मिलने वाला है, लेकिन मैं अभी आपको बता दूं कि जे थॉमसन मॉडल में ना काफी सारी गलतियां थी, ऑलमोस्ट पूरे ही गलत ही मान लो आप तो उसको। ठीक है, उसके बाद जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल आया था ना वो आया था रदरफोर्ड का। ठीक है, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, अरे भाई गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बट द थिंग इज दिस कि वहां पर ना एक छोटा सा ग्लिच हो गया था। ठीक है, और उसको फिर पूरा एकदम सिरे से सही किसने किया था? नील बॉर्न ने किया था। तो द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज बेसिकली गिवन बाय फर्स्टली गिवन बाय जे थॉमसन। उसके बाद उसको मॉडिफाई किसने किया था? रदरफोर्ड ने मॉडिफाई किया था, एंड लेटर ऑन दिस वाज बेसिकली मॉडिफाइड बाय नील्स बोर। ठीक है, ओके सर।
इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस दीज मॉडल्स ऑफ एटम इन सम डिटेल। इस पूरे चैप्टर के अंदर तो हमको ये सारे के सारे मॉडल जो है ना वो डिटेल में स्टडी करने। तो थॉमसन्स मॉडल आज के लेक्चर में हो जाएगा, उसके बाद रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर तो डिटेल्ड लेक्चर आपको मिलेगा, और नील बोर्स मॉडल के ऊपर भी आपको डिटेल्ड लेक्चर मिलेगा, ठीक है। ओके सर, तो इन दिस यूनिट, इस यूनिट के अंदर हमको ये सारे के सारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो प्रपोज किए जा चुके हैं, सब में क्या क्या अच्छाइयां थी, सब में क्या क्या खामियां थी, उनको हम बाकायदा देख करके चलने वाले हैं। ओके सर, तो वी शैल ऑल्सो स्टडी सम फंडामेंटल इंफॉर्मेशन अबाउट द एटॉमिक न्यूक्लियाई। अच्छा, एटम्स के साथ ही ना जो चैप्टर जुड़ा हुआ होता है ना वो होता है न्यूक्लियाई। तो इस चैप्टर के अंदर ना हम थोड़ा सा क्या है बेसिक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन जो है ना वो न्यूक्लियाई के बारे में भी हासिल कर लेंगे, इस बात का भी आप खास ख्याल रखना, ठीक है। तो इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस, अच्छा ये तो हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ फंडामेंटल इंफॉर्मेशन भी निकाल लेंगे अबाउट द एटॉमिक न्यूक्लियाई। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, बाकायदा पूरा क्लियर है। तो ये जो बेसिक आइडिया वाली स्लाइड थी मेरे ख्याल से ये आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये वाला फंडा समझ में आ गया, पर्सपेक्टिव क्लियर हो रहा है इस चैप्टर के बारे में? यस, पर्सपेक्टिव क्लियर हो रहा है इस चैप्टर के बारे में। चलो क्लियर करें इसको, आगे बढ़ते हैं। The phenomena of radioactivity has played the most significant role in the development of both atomic and nuclear physics। जरा गौर करिएगा, ये जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना, रेडियो एक्टिविटी बहुत ही प्यारा टॉपिक है बेटा, ये अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियाई के अंदर, ठीक है। तो द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी हैज प्रोबेबली प्लेड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल। रेडियो एक्टिविटी की वजह से ज्यादा तरीके से डेवलपमेंट हो पाया था एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स दोनों का ही, ठीक है। अभी हम बेसिकली एटम से कंसर्न्ड है, न्यूक्लियाई का इसमें बेसिक भी हम पढ़ ही लेंगे, कोई मसला नहीं है। इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो तो फिर न्यूक्लियाई आने वाला है। तो वी शैल स्टडी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस फिनोमेना। ओके, फर्दर न्यूक्लियर रिएक्शंस प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की स्टडी करेंगे ना न्यूक्लियर चैप्टर के अंदर, तो वहां पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, कि न्यूक्लियाई में कब अट्रैक्शन है, कब रिपल्शन है, कैसे ग्राफ बनेंगे उसके, ठीक है। वो सारी चीजें, स्टेबल न्यूक्लियाई क्या होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होता है, कौन रेडियो एक्टिविटी करवाएगा, कौन नहीं करवाएगा, क्या होता है रेडियो एक्टिविटी में, सारी बहुत बेहतरीन चीजें वो न्यूक्लियाई के अंदर पढ़ना है। तो दिस लेड अस टू द फिनोमेना ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके सर, उनके रिएक्शंस की बात करेंगे तब। तो वेयर बाय द वास्ट रिजर्वॉयर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी वर डिस्कवर्ड, ठीक है। ओके सर, तो ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, इसका बेसिक थ्योरी था ये। चलिए अब आ जाइए थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम के ऊपर। किस पे आ गए हम सर? अब आ चुके हम थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम के ऊपर। तो यहां पे ना सबसे पहले जिन्होंने प्रपोज किया था मॉडल, दैट मतलब वो थे जे थॉमसन। उन्होंने ये कहा था, भाई देखो सबसे पहले आपको एक चीज समझना पड़ता है कि एटम जो भी है न्यूट्रल तो है, एटम का स्ट्रक्चर जैसा भी रहा हो, लेकिन एक बात तो क्लियर है सर कि एटम इज न्यूट्रल। एक बात तो क्लियर है सर कि एटम कैसा होगा सर? एटम होगा न्यूट्रल। एक बात तो क्लियर है कि एटम कैसा होगा? एटम होगा सर न्यूट्रल। आई मेरी बात समझ में? यह सही वाली बात समझ में आ गई। एटम कैसा होगा सर? एटम न्यूट्रल होगा। अगर ये न्यूट्रल होगा इसका मतलब क्या है कि इसके पास में जितना चार्ज प्लस का होगा उतना ही चार्ज कैसा होगा सर? माइनस का होगा। आगे ये वाली बात समझ में? तो एटम के पास में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तभी कोई बॉडी न्यूट्रल रह सकती है। तो एटम इज न्यूट्रल, देयरफॉर नेट चार्ज इज जीरो। अगर एटम न्यूट्रल है इसका मतलब क्या है सर? एटम न्यूट्रल है इसका मतलब क्या है सर? कि उसके पास में नेट चार्ज कितना होगा सर? जीरो होगा, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर। अब जरा गौर करना क्या होता है। जैसे मान लो अगर ऐसा हो जाए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर ज्यादा हो जाए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कम पड़ जाए, तो यहां पर जो नेट चार्ज होगा ना, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, तो नेट चार्ज कैसा आ जाएगा सर? इसके पास में पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ऐसा होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहां पे नेट चार्ज कैसा हो जाएगा सर? नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर नेट चार्ज कैसा हो जाएगा सर? नेगेटिव हो जाएगा। और तीसरा फंडा क्या आता है कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इन दोनों की मात्रा बिल्कुल बराबर हो जाती है, तो फिर यहां पे नेट चार्ज क्या आ जाता है सर? जीरो। ये तो हम लोग को बेसिक फंडा पता है, ये तो हम लोग को पता है फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, ठीक है। तो ये वाली चीज क्लियर है। तो भाई कोई सा भी मॉडल प्रपोज किया जाए, उस मॉडल को एक बात तो मेंटेन करनी पड़ती है कि एटम जो है ना वो न्यूट्रल रहेगा। कोई सा भी मॉडल प्रपोज आप कर दो, आपको एक बात तो मेक श्योर करनी पड़ेगी कि एटम जो है वो न्यूट्रल है। बाकी आप बोल दो कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, इलेक्ट्रॉन वहां, वो सब अपने अपने तरीके हैं, बट द थिंग इज दिस। अच्छा, अब तो पूरा एक्सेप्टेड भी है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है, वो बात करेंगे उसके बारे में। बट द थिंग इज दिस कि कोई सा भी मॉडल लेकर के आ जाओ, कम से कम ये तो मेक श्योर करना ही पड़ेगा कि वो न्यूट्रल है सर। कैसा है सर? वो न्यूट्रल है। मतलब जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा ना,
उतना ही क्या होगा, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज भी होगा। ठीक है, चलिए ये वाला फंडा पूरा क्लियर। अब थॉमसन ने क्या कहा था, तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जिसका रेडियस होगा 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में। ठीक है, तो सर 10⁻⁻10 का मतलब बेसिकली क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। ए के ऊपर बिंदी लगा देते हैं अपन। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं माइक्रो, तो माइक्रो क्या होगा सर 10⁻⁻6। मैं बोलता हूं नैनो, तो नैनो क्या होगा सर 10⁻⁻9। ये वाला मसला पूरा क्लियर है। तो जब एंगस्ट्रॉम की बात होगी ना सर, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻10। एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा सर 10⁻⁻10। इट इज एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। हर एटम के पास क्या होगा सर, उनके अकॉर्डिंग उनको ऐसा लगा था कि हर एटम के पास में क्या होगा सर, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होगा। ओके सर, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जिसका रेडियस क्या होगा सर, उसका रेडियस होगा 10⁻⁻10 मीटर का। उसका रेडियस क्या होगा सर 10⁻⁻10 मीटर का। और ऐसा कहा था जे थॉमसन ने कि उसके अंदर एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, थॉमसन के अनुसार क्या था कि पूरा मास हो गया इस आइटम का और जो पूरा पॉजिटिव का चार्ज हो गया ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा इस स्फीयर के अंदर। कैसा होगा सर, यूनिफॉर्म चार्ज और यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू थॉमसन। अब उसके बाद क्या कहा गया था, इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक सीड्स इन द वाटरमेलन। ठीक है, तो उनके अनुसार यह हुआ था कि जो पूरा स्पेस, देखो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जैसे वाटरमेलन में उसके बीज नहीं होते। ठीक है, वाटरमेलन में जैसे उसके बीज नहीं होते, तो वो जो बीज है ना वो काम करेगा एज द इलेक्ट्रॉन और उसके बाद वो नेगेटिव चार्ज की तरह काम करेगा। ठीक है, और वो जो बाकी जो रेडिश वाला एरिया है ना पूरा, दैट विल बी कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज। ये उनको ऐसा लगा था, ये उनका ऐसा कहना था। ठीक है, तो अगर अपन चेक करें थॉमसन्स मॉडल के अनुसार, तो जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास में एक वाटरमेलन है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा सर, इसमें होंगे बीज। ठीक है, ये वाटरमेलन था, इसमें क्या होगा सर, बीज होगा, बीज। ये सब क्या है सर, इसके बीज हैं। ये सब क्या है सर, वाटरमेलन के क्या है, ये सब सर बीज है। ठीक है, कोई दिक्कत है, अरे बहुत ज्यादा बीज होगा इसके अंदर यार। अब देखो क्या होता है ना कि ये जो बीज आपको नजर आ रहे हैं ना, ये होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स। ये जो आपको बीज नजर आ रहे हैं ना सर, ये होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स। दे कैरी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर द वन विच आर कैरिंग नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, कैरी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो ये रेडिश वाला पूरा इलाका होगा ना, वो उसके पास चार्ज क्या होगा सर, उसके पास में चार्ज होगा पॉजिटिव का। ठीक है, तो जो रेडिश वाला इलाका होगा ना, इसके पास में क्या होगा सर, चार्ज होगा पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव चार्ज। तो जे थॉमसन के हिसाब से अगर आप एक की फीचर नोट करें, तो जे थॉमसन को ऐसा लगा था, ये थॉमसन्स मॉडल है भाई, क्या यही सही है, नहीं सर ये सही तो नहीं है। क्या ये सही है, नहीं सर ये सही तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कहा था वो तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये थॉमसन्स मॉडल है फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि सरासर गलत ही निकला बाद में। तो पॉजिटिव, हाँ इनके अनुसार क्या हुआ था कि चार्ज का और मास का, पॉजिटिव चार्ज का और जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो एकदम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो जे थॉमसन के अनुसार ये हुआ था कि पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द बॉडी, पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द बॉडी, positive charge and mass of the body is uniformly distributed. Positive charge and mass of the body, positive charge and mass of the body is uniformly distributed. Positive charge and mass of the body इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। ऐसा जे थॉमसन को लगा था कि भाई हम जो बोल रहे हैं वही सही होगा, ऐसा उनको लगा था। बोलो हाँ कि ना, पक्का? ये वाला मसला पूरा क्लियर है। तो जो पूरा रेडिश वाला इलाका है ना, उसके पास में चार्ज होगा पॉजिटिव का। और जे थॉमसन ने ये कहा था कि टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज एग्जैक्टली इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, हेंस द आइटम इज न्यूट्रल। ठीक है, जे थॉमसन ने अपनी, देखो एक बात तो प्रूव करनी पड़ेगी,
कौन सी बात प्रूव करनी पड़ेगी सर कि एटम जो है वो न्यूट्रल है, बिकॉज मैंने फिर से कहा कि कोई सा भी आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेकर के आ जाइए, उस स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एटलीस्ट एक बात तो प्रूव आउट करनी पड़ेगी कि भैया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है ना, हमारा जो मॉडल है फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें एटम न्यूट्रल है, क्योंकि एटम न्यूट्रल है ये बात तो एकदम सर्वज्ञान है। तो यहां पे उन्होंने क्या कहा था कि द अमाउंट ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज, amount of total distributed positive charge, amount of total distributed positive charge, amount of total distributed positive charge is exactly equal to, amount of total distributed positive charge is exactly equal to the amount of total negative charge, is exactly equal to the amount of total negative charge, is exactly equal to the amount of total negative charge, is exactly equal to the amount of total negative charge. It is as simple as that. ठीक है, ये वाला मसला पूरा क्लियर है क्या? यस सर, ये वाला मसला, ये वाला फंडा पूरा तरीके से क्लियर आउट हो चुका है। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा तरीके से क्लियर आउट हो चुका है। इस बात को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इस बात को जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ऐसा कहा था जे थॉमसन ने। ठीक है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर पूरी बात समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फायर इमोजीज चलते रहने चाहिए। ओके सर, डन। चलिए मूविंग ऑन मूविंग ऑन मूविंग ऑन। तो जैसे जो बीज होते हैं ना, उस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड होते हैं। ओके सर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सच दैट देयर नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम। ठीक है, जे थॉमसन ने ये कहा था कि जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका कलेक्टिव जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो एग्जैक्टली एटम के कलेक्टिव पॉजिटिव चार्ज के बराबर होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सच दैट देयर टोटल नेगेटिव चार्ज इज एग्जैक्टली इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम। ठीक है, तो इसके हिसाब से एटम की अगर बात की जाए तो एटम जो होता है सर वो न्यूट्रल होता है। इसके हिसाब से जो एटम होता है ना सर, वो बाकायदा कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। क्या आप लोग को ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है? जल्दी से मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए, क्या आप लोग को ये वाला फंडा पूरा तरीके से क्लियर आउट हो चुका है? यस सर, बाकायदा क्लियर आउट हो चुका है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं थॉमसन्स मॉडल के लिमिटेशंस के ऊपर। ठीक है, गलत तो था ही ये मॉडल। तो वो गलत क्यों था ना, बिकॉज सबसे बड़ी जो गलती समझ में आई इसकी वो तब आई जब ना रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो गया। अब देखो यार, अगर किसी एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस को, किसी एक्सपेरिमेंट में कुछ ऑब्जर्वेशंस तो आते ही आते हैं, तो अगर आपके करे हुए एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस को अगर ये मॉडल सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो ये गलत मॉडल है भाई। आई मेरी बात समझ में? ऐसे मौकों पे क्या होता है ना कि एक्सपेरिमेंट्स पे भरोसा किया जाता है ज्यादा rather than a hypothesis। ठीक है, तो थॉमसन्स मॉडल जो था ना, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत तब समझ में आई थी जब इसके जो अल्फा रे एक्सपेरिमेंट था ना, उसके जो ऑब्जर्वेशंस थे, उसके ऑब्जर्वेशंस को ये मॉडल सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, और जब नहीं कर पाया तो क्या समझ में आया कि अच्छा एक्सपेरिमेंट तो गलत नहीं है, तो गलत क्या है सर? ये मॉडल गलत है। एक सिंपल सी बात तो अभी सुन लो ना, सब लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली होता है, जो कि हम लोग ने क्लास 9th में ही पढ़ के रख लिया है। क्या पढ़ के रख लिया सर? कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस जो होता है ना, वो खाली होता है। इलेक्ट्रॉन्स तो ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत ही छोटे से एरिया में, छोटे से वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और बाकी तो पूरा स्पेस ऑलमोस्ट खाली होता है। लेकिन अगर आप ये रदरफोर्ड अगर आप ये थॉमसन्स मॉडल देखेंगे तो कहाँ कोई स्पेस खाली एटम के अंदर। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे आ गई थी। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन। अच्छा, तो ये मतलब लार्ज एंगल स्कैटरिंग वाला जो है ना, ये पूरा मसला किसका होता है? रदरफोर्ड का। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम थिन मेटल फॉइल, जो गोल्ड फॉइल था, एज ऑब्जर्व्ड बाय रदरफोर्ड। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के साथ में इनका जो थॉमसन का जो मॉडल था वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, तो इसलिए ये इसका लिमिटेशन बन गया, इसको फिर अपन यूज नहीं करते। और दूसरा क्या, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, जो स्पेक्ट्रल सीरीज का फंडा होता है ना सर, जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करते हैं फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी, उसको बोलेंगे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करते हैं फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। तो उन चीजों को तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ये थॉमसन्स मॉडल। तो ये इसके दो बहुत ही बड़े लिमिटेशंस बन करके सामने आ गए। आई मेरी बात समझ में? ये दो बहुत ही बड़े लिमिटेशंस बन करके हमारे सामने आ गए थे थॉमसन्स मॉडल के। ओके सर,
डन। अब उसके बाद हाइड्रोजन, द स्मॉलेस्ट आइटम हैज अ डायमीटर ऑफ अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट आइटम है भैया। हाइड्रोजन जो होता है ना वो स्मॉलेस्ट आइटम होता है, उसका डायमीटर क्या होता है सर, अप्रोक्सीमेटली 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। अब अगर आप एक स्मॉल डॉट भी बनाते हैं, स्मॉल डॉट एज शोन हैज अ डायमीटर ऑफ अबाउट 1 मिलीमीटर, मतलब 10 टू द पावर -7 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ठीक है सर, तो देयरफॉर इसका मतलब क्या होता है कि देयरफॉर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स दैट वुड फॉर्म अ लाइन अक्रॉस दिस डॉट इज 10 टू द पावर 7 नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है भाई, एक हाइड्रोजन आइटम का जो अपने पास में डायमीटर है वो है सर 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर अप्रोक्सीमेटली, और एक डॉट अगर आप बनाते हैं ना तो वो कितने का होता है सर, ये होता है 1 मिलीमीटर के बराबर, मतलब 10 टू द पावर -7 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो यहाँ पे 10 की पावर 7 या फिर 10 मिलियन या फिर 1 करोड़ बोल दो, इतने आइटम्स लग करके एक डॉट में समा जाते हैं। ठीक है, क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? तो उसमें लिखा गया है कि इमेजिन हाउ स्मॉल एन एटम इज। तो आप एटम को सच में ऐसे इमेजिन कर पाए कि वो बहुत छोटी चीज है, वो बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा है, इसीलिए आपको ये वाला एग्जांपल यहां पर दे करके रखा था। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाली बात तरीके से बैठ रही है? यस सर, ये वाला फंडा बाकायदा तरीके से क्लियर आउट हो चुका है। ठीक है, तो ये था हमारे पास में थॉमसन्स मॉडल और ये था इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर। अब आपसे मुलाकात होती है प्लेलिस्ट में अगले वाले वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें। तो अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो फिर बनता ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़ी प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है। हम लोग बाकायदा वीडियो रिलीज के बाद जो कमेंट्स आपके आते हैं ना उसको हम बैठ के पढ़ते हैं, बिकॉज आपकी ही फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं। ठीक है, इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। अगर आपको इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।